सबसे पहले मैं छत्रपति जी साहू जी महाराज को अपना नमन करता हूँ और बाबा साहब को भी, जिन्होंने कि समाज को, जो कि इस देश का तकरीबन 80 से 90% है, वो कि डिप्रेस्ड क्लास के नाम से भी हम उसको क्लासीफाई करते हैं, और जिसका मेनली रिसोर्सेज पर मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा उसको ये अधिकार नहीं मिला है। इसकी वंचितता के कारण उसका जो प्रोग्रेस है, जो वो होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। और उसी को देखते हुए आज हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं कि उसकी दशा और दिशा को किस तरह से सुधारा जाए। इससे पहले कि मैं कुछ बातों पे बताना चाहूँगा, जो पिछला वाला जो हमारा सत्र था उसमें मेरे एक भाई ने पूछा था, वो मिस्टर सचान साहब थे मेरे ख्याल में, उन्होंने 3 प्रश्न रेज किए थे। सचान साहब यहाँ हैं, आई थिंक नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है उससे संबंधित मान लो किसी ने सोचा हो उस बारे में कुछ करने के लिए, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा। सचान साहब ने बताया था कैलिफोर्निया के लिए, और वो कैलिफोर्निया गए थे। उन्होंने 3 क्रॉप्स को देखा था वहाँ पर। एक तो था पिस्टेशियो नट, एक था आपका आलमंड, और एक था ग्रेप्स। और साथ में उनका प्रश्न भी था कि क्या हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए ये सारे सूटेबल हैं कि नहीं। तो इसमें मैं तीनों के बारे में बताना चाहूँगा। तीनों वैसे तो टेम्परेट क्रॉप हैं कि कोल्ड क्लाइमेटिक जोन्स में इनको ओनली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन तीनों में से ग्रेप एक ऐसी क्रॉप है उसकी कोई क्लाइमेटिक बाउंड्रीज नहीं है। उसको आप टेम्परेट में भी कर सकते हैं, ट्रॉपिकल में भी कर सकते हैं, और सब ट्रॉपिकल में भी कर सकते हैं। तो जहाँ तक पिस्टेशियो और आलमंड की बात है, क्योंकि उसके लिए एक स्पेसिफिक क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे देश में ज़्यादातर जो टेम्परेट रीजन है वहाँ उसकी उपलब्धता नहीं है, एक्सेप्ट केवल कश्मीर वैली में। केवल कश्मीर वैली ही एक ऐसी जगह है जहाँ की उस जो क्लाइमेट उसको चाहिए होता है, और वो क्लाइमेट किस तरह का, साइंटिफिकली हम उसको बोलते हैं तो वो होता है एक मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, यानी कि समर्स में रेंस नहीं होती है। बट हमारा हिंदुस्तान है, क्योंकि यहाँ मानसून रेंस आती है, और मानसून रेंस समर्स में आती है, स्पेशली जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीनों महीने आती है। और ये तीनों महीने ही जो पिस्टेशियो नट और आलमंड की मैच्योरिटी का सीजन भी वही है। इसीलिए हम लोग यहाँ केवल कश्मीर में मानसून रेंस नहीं आती है, क्योंकि वो मानसून फ्री जोन है, इसलिए केवल कश्मीर में हम आलमंड की खेती कर सकते हैं। और पिस्टेशियो की खेती वो भी मुश्किल है वहाँ, क्योंकि उसकी जो चिलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, लैटिट्यूडनल रिक्वायरमेंट वो डिफरेंट है। ग्रेप की खेती बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, चाहे दिल्ली वाले हों, वेस्टर्न यूपी वाले हों, पंजाब वाले हों, हरियाणा वाले हों, और इवन ईस्टर्न राजस्थान का इलाका हो, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र तो यानी कि उसने तो पूरे वर्ल्ड में रिवोल्यूशन कर दिया है ग्रेप के कल्टीवेशन में। ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वर्ल्ड में हमारे ग्रेप की प्रोडक्टिविटी है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, जो कि 21 टन्स है पर हेक्टेयर, वर्ल्ड में और कहीं भी नहीं है। हालांकि जो हम ग्रेप ग्रो करते हैं वो टेबल पर्पज के लिए ग्रो करते हैं, जबकि 90% जो ग्रेप्स का जो कल्टीवेशन वर्ल्ड में होता है वाइन मेकिंग के लिए होता है, वहाँ प्रोडक्शन का इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। बट जो भी टेबल के लिए करता है उनके लिए प्रोडक्टिविटी काफ़ी मायने रखती है। इसी के साथ में मैं 1-2 चीज़ें और हैं, क्योंकि जो आज का विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है एग्रीकल्चर ट्रेड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। यानी कि इन सब चीज़ों को यदि हम एक साथ बोलते हैं तो बिजनेस, एग्रीकल्चर में बिजनेस किस तरह से किया जाए। वैसे तो डॉक्टर R.S. चौहान साहब ने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव वे में बहुत सारी चीज़ों को बता दिया है, और हमें भी बहुत सीखने को मिला सर, क्योंकि ये तो सारे के सारे जो प्लानिंग से रिलेटेड जो चीज़ें थी, किस तरह से हम प्रोग्राम बना सकते हैं, कैसे कैसे इश्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं, वो बड़े लेवल की सारी चीज़ें थी। और यदि वो सारी चीज़ें मुझे लगता है हो जाए तो यानी कि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर का जो रिवोल्यूशन होगा वो देखने लायक होगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मैं 1-2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं बिजनेस की एग्रीकल्चर के लिए,
अभी डॉक्टर बीपी सिंह जी थे, उससे पहले बोल रहे थे, और उन्हीं सारे पॉइंट्स पर मैं भी सोच रहा था कि मान लो कोई हमारा यंग जनरेशन में कोई भी हमारा यंग यूथ है या मिडिल एज पर्सन है, सर्विस सेक्टर से बिजनेस में वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस भी इतना इजी नहीं है। गवर्नमेंट जो जॉब है वो एक एश्योर्ड होता है, बिकॉज आप उसको डेली रूटीन में आ जाते हैं और वो आपको करना ही होता है। बट बिजनेस में है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि A to Z आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें हमें देखना है सबसे पहले कि इंटेलिजेंस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, यहाँ बात हो रही है अवेयरनेस की। आपसे आपके बिजनेस से रिलेटेड, यानी कि चाहे तो प्रोडक्शन हो या प्रोक्योरमेंट हो या मार्केटिंग हो, कि उनका उतार चढ़ाव कब हो रहा है, उन सारी चीज़ों की आपको जानकारी बिल्कुल होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, तभी आप बिजनेस से सक्सेसफुल हो सकते हो। सिंसियरिटी, 100% सिंसियरिटी चाहिए, थोड़ा भी इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस में कमिटमेंट्स होते हैं। यदि कमिटमेंट्स में आप फेल होते हैं तो आपकी एक चेन टूटती है, और जो बिजनेस है दिस इज द गेम ऑफ चेन ओनली। सो यहाँ आपको सिंसियरिटी, हार्डवर्क, इंटीग्रिटी और इंटेलिजेंस, इवन जो फंड मैनेजमेंट है, फंड मैनेजमेंट आपको दो तरह से करना है। या तो आपका पहले से आपका एक बेसिक फंड हो, चाहे वो बैंक के थ्रू हो या अपना फंड हो, उसके साथ में बिजनेस करने के साथ साथ में यदि आप जनरेट करना शुरू कर देते हैं अपने फंड्स को, तो देन यू हैव टू सर्कुलेट योर मनी इन दीज 3 ऑल सेक्टर्स। मार्केट मैनेजमेंट, मार्केट का हमेशा आपको अप टू डेट्स होना चाहिए कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट को यदि कुछ चेंजेस चाहिए तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू अडॉप्ट इट। देन अकाउंटिंग आई थिंक दिस इज द सक्सेस मंत्र ऑफ एनी बिजनेस। If you are not maintaining any accounting in the business, or you are missing accounting in the business, you are not going to do the business at any cost. It will be 100% failure case. Then maybe there are other things also, because basically I am not a business person, but how I got this experience कि मैं अपने घर में ही मुझे ये एक्सपीरियंस मिला। मेरी वाइफ यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहले लेक्चरर थी, और उन्होंने जॉब को छोड़ करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बट ये बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हुई। एक तो हो सकता है कि उनका एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट स्किल्स इतना नहीं था, अकाउंटिंग नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुझे लगता है ये हर किसी को सूट नहीं करता, तो आपको इनहेरेंटली उसके लिए इनबिल्ट पेनिट्रेट करना पड़ेगा एक बिजनेस मॉडल में, तभी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अदरवाइज ये इतना आसान नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और यदि आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मुझे लगता है इट विल बी 4 or 5 times बेटर देन योर गवर्नमेंट सर्विस। सो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में मैं एक दो चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरा एक्चुअल में सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर है। मैं लास्ट 24 ईयर्स से हॉर्टिकल्चर में ही मेरी सर्विसेज दे रहा हूँ एज ए साइंटिस्ट। तो यहाँ पर कौन कौन सी कॉमर्शियल क्रॉप हैं उस पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है, चाहे वो फ्रूट का सेक्टर हो, चाहे वेजिटेबल का हो, फ्लोरिकल्चर का हो, और मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स का। अच्छा, प्रोडक्शन तो सब लोग कर लेते हैं, जहाँ तक कि हमारी जिस तरह की बात करते हैं बहुसंख्यक जो हमारा जो समाज है, सबके पास में लैंड्स बड़ी फ्रेगमेंटेड हैं, स्मॉल साइजेज है, तो वहाँ इतना बड़ा स्कोप नहीं है। प्रोडक्शन आप सब कुछ कर रहे हैं, बट हमें उसके बाद में एग्रीगेट करना है चीज़ों को, यानी कि मार्केटिंग में आना पड़ेगा यदि हमें पैसा कमाना है। तो इसीलिए हमें तैयार होना है, अपनी नई जनरेशन को तैयार करवाना है। प्रोडक्शन के साथ साथ में हमें मार्केटिंग में आना है, जिससे कि हमारा जो आज का जो ओहदा है उससे हम थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को, स्पेशली ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने कि आज मुझे मौका दिया मेरा 2 शब्द कहने के लिए, धन्यवाद सर।